पता नहीं वो बेचारी अपने शोर का कौन सा दुखड़ा सुनने आई थी। वो मई के आखिरी अयाम थे। दिन के साथ साथ रात भी अच्छी खासी गर्म होने लगी थी। मैंने सोने के लिए सहन में चरपाई डाल रखी थी। मैंने नूरी को इसी चरपाई पर बैठने के लिए कहा और खुद इस क्वार्टर के अकलौते कमरे में दाखिल हो गया। नूरी को क्वार्टर के अंदर लाते हुए मैंने त्यातन बैरूनी दरवाजे को अंदर से बंद नहीं किया था। मैं कमरे से एक कुर्सी निकालकर बाहर आ गया और नूरी की तरफ मुतवज्जो हो गया। हाँ बताओ कि तुम्हें मुस्तफा से कौन कौन सी शिकायत है। इसने शिकायत का एक बड़ा सा घर खोलकर मेरे सामने रख दिया। मैंने बड़ी तवज्जो से इसकी बिप्ता सुनी। इसके बयान में कोई भी गैर मामूली और नहायत अहम नुकता मुझे नजर न आया। वो आम से शिकवे गिले थे जो अमूमन बीवियों को अपने शोरों से होते हैं। मसलन मुस्तफा इसका ख्याल नहीं रखता। वो कोई जायज फरमाइश भी कर दे तो चीखने चिल्लाने लगता है और अगर इसका गुस्सा हद से बढ़ जाए तो मारपीट पर भी उतर आता है। अलावा जी वो दूसरी औरतों में भी दिलचस्पी लेता है वगैरह वगैरह। नूरी की पूरी बात सुनने के बाद मैंने तसल्ली अमेज लहजे में कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं मुस्तफा को समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है वो आइंदा तुम्हें तंग नहीं करेगा। थानेदार जी मुझ पर बात ना आए। वो खुशामदाना अंदाज में बोली। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बड़े तरीके सलीके से इससे बात करूंगा। अल्लाह आपका भला करे थानेदार जी। वो एक पुरसकून सांस खारिज करते हुए दुआई अंदाज में बोली। आप मुझे कोई नेक आदमी मालूम होते हैं, वरना वो पहले वाला थानेदार। नूरी बोलते बोलते रुक गई। मैंने जल्दी से पूछा, क्या हुआ पहले वाले थानेदार को? इसका अधूरा इशारा साबिक इंचार्ज रफीक सयाल की तरफ था। इसने थोड़े तामुल के बाद बताया, मैं एक रोज मुस्तफा की यही शिकायत लेकर इस थानेदार के पास भी आई थी। इसने मेरी तो पता नहीं सुनी या नहीं सुनी, अलबत्ता इस दौरान वो हवस भरी नजर से मेरे सरापे को खोजता रहा। लगता था कम वक्त ने जिंदगी में कोई औरत नहीं देखी थी। वो लम्हे भर के तवक्कुफ के बाद तलखी से बोली, मैं तो इसके पास आकर ही पछता रही थी। इसने मुझसे वादा किया कि वो मुस्तफा को एक दिन में सीधा करके रख देगा। थानेदार जी, औरत की छठी हिस्स बहुत तेज होती है, खासतौर पर मर्द के हवाले से ये कुछ ज्यादा ही तेजी दिखाती है। मैंने इस थानेदार की आंखों में हवस के साए लहराते हुए देख लिए थे, इसलिए फौरन समझ गई वो मुझसे खोखला वादा कर रहा है। मैं इसका शुक्रिया अदा करके जाने लगी तो इसकी नीयत खुलकर सामने आ गई। भूखी नजर से मेरी तरफ देखते हुए बोला, नूरी तुम्हारी तो किस्मत फूट गई। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने क्या देखकर तुम्हें मुस्तफा के पल्ले बांध दिया है। तुम्हारे सामने तो बिल्कुल लंगूर लगता है। हीरे जैसी लड़की को रोल दिया है बेवकूफ वालिदैन ने। तुम्हारी कदर कीमत तो सिर्फ मेरे जैसा कोई जोहरी ही जान सकता है। फिर वो बड़े भोंडे अंदाज में हंसा और मानी खेज लहजे में बोला, मुझे उम्मीद है तुम आती जाती रहोगी। इससे ज्यादा खुले अल्फाज में वो शैतान अपने ज़ैम का इज़हार क्या करता। मैंने इसकी नीयत को भांप लिया। इन लम्हात में मुझे अपनी हिमाकत पर सख्त गुस्सा आ रहा था। मैं वहां जाकर पछता रही थी। मैंने यही सोचा कि इस खबीस के सामने गर्मी दिखाना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए किसी तरह सच्चा झूठा यकीन दिलाकर मैंने इससे जान छुड़ाई और घर आ गई। इस शैतान की औलाद ने बाद में मुस्तफा को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई कि वो और ही ज्यादा मेरा दुश्मन हो गया। अब तो वो बच्चों की भी परवाह नहीं करता। इन मासूमों के सामने ही मुझे रुई की तरह धुनक कर रख देता है। नन्हे ज़ैन इसके रवैये से सख्त खौफजदा हैं। मुस्तफा का नाम सुनते ही इनके चेहरे इस तरह वहशतज़दा हो जाते हैं। ये बात के इख्तिताम तक इसकी आवाज अच्छी खासी भीग गई। मुझे वो खासी दुखी और मुसीबत ज़दा औरत महसूस हुई। इसके खामोश होने पर मैंने इससे पूछा, नूरी, मुस्तफा से तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ है? 2 महीने पहले 7वां साल लगा है जी। क्या वो शुरू ही से ऐसा है? शादी के बाद 1 साल तक वो बिल्कुल ठीक ठाक रहा था, नूरी ने बताया। मारने कूटने और चीखने चिल्लाने वाला मर्द बाद में पैदा हुआ है। अब तो मैं इतनी तंग आ गई हूँ कि जी चाहता है नहर में छलांग लगाकर अपनी जान दे दूं, लेकिन मासूम बच्चों की मोहब्बत मुझे ऐसा नहीं करने देती। इसकी आवाज भर्रा गई। तुम्हारे कितने बच्चे हैं नूरी? मैंने इस्तफसार किया। इसने जवाब दिया, बच्चा बड़ा है, इसकी उम्र 5 साल है, बच्ची इससे छोटी और 3 साल की है। फिर इसने मुझे अपने बच्चों के नाम जावेद और निगत बताए। मैंने नूरी से पूछा, तुम्हें साबिक थानेदार का एक तल्ख तजर्बा हो चुका था, इसके बावजूद भी तुम रात की तारीकी में तनहा मेरे पास आ गई हो। तुमने ये नहीं सोचा कि अगर मैं भी इस शख्स की तरह हवस का पुजारी साबित हुआ तो फिर तुम क्या करोगी? इसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर मेरे सवाल का जवाब देते हुए बोली, थानेदार जी, आपको हमारे इलाके में आए हुए भी 2 दिन हुए हैं, लेकिन लोगों को आपके बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है। खासतौर पर आपकी ईमानदारी, शराफत और इंसाफ पसंदी के किस्से चारों तरफ गर्दिश कर रहे हैं। मुझे तो मुस्तफा ने आपके बारे में बताया है। फिर इसने कहा, हर इंसान को अपनी कब्र में जाना है, इसलिए हक सच बात करना चाहिए। मुस्तफा की दीगर बुरी आदतें और गुस्सा अपनी जगह, लेकिन इसकी इस खूबी को मैं तस्लीम करती हूँ कि वो एक फर्शनास और मेहनती पुलिस वाला है। इसने हमेशा कानून का साथ दिया है और कानून तोड़ने वालों के हाथ पांव तोड़ने से भी दरेग नहीं किया, इसलिए पिछले थानेदार से इसकी कभी नहीं बन सकी। आपके आने पर मुस्तफा ने बड़ी खुशी का इजहार किया था। फिर वो बोली, मेरे दिल ने गवाही दी थी कि आप एक अच्छे और नेक दिल इंसान साबित होंगे, और देख लें थानेदार जी, मेरे दिल की गवाही कितनी सच्ची साबित हो रही है। अगरचे मैंने इस वक्त अपने जिस्म को एक बड़ी चादर में अच्छी तरह लपेट रखा है, इसके बावजूद भी आपने एक मर्तबा भी आंखें फाड़ कर या नजर भर कर मुझे देखने की कोशिश नहीं की।
इसने बड़ी गहरी बात की थी। ये सच है, औरत मर्द की निगाह और नीयत को भांपने में कभी गलती नहीं कर सकती। नूरी 10 मिनट का कहकर मेरे क्वार्टर में आई थी और अब इससे यहाँ बैठे हुए लगभग आधा घंटा गुजर गया था। लेकिन इस दौरान मैं या तो सिर्फ इसकी आंखों को देख सका था या फिर एक मर्तबा इसका बायां हाथ लम्हाती तौर पर चादर से बाहर निकल आया था और मैं इस हाथ की झलक देखने में कामयाब हो गया था। नूरी ने अपने बाएं हाथ की अंगश्त शहादत में चांदी का एक छल्ला पहन रखा था जिसमें छोटे छोटे सुर्ख नगीने जड़े हुए थे। नूरी की आंखों का रंग बादामी था। मैंने नूरी से कहा, अब तुम बेफिक्र होकर अपने घर चली जाओ, मैं जल्द अज जल्द तुम्हारे मसले का हल करने की कोशिश करूंगा। वो उठकर खड़ी हो गई। इसने मामूलियत भरे अंदाज में मेरा शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए मुड़ी। मैंने अपनी मालूमात के घर से पूछ ली, तुम लोग अहमदनगर के किस हिस्से में रहते हो? मैं जिस कस्बे में थानेदार बनकर पहुंचा इसका नाम अहमदनगर था। इस कस्बे के दरमियान से एक बड़ी नहर शरकन करबन गुजरती थी जिसने अहमदनगर को शुमाली और जनूबी दो हिस्सों में तकसीम कर रखा था। अहमदनगर के जनूब मशरिक में एक घना जंगल वाक़ था जिससे मुतालिक अजीबो गरीब कहानियां मशहूर थी। नूरी ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, हम जी अहमदनगर जनूबी में रहते हैं। मेरा थाना अहमदनगर शुमाली में था। इसका मतलब था वो नहर का पुल पार करके वहां पहुंची थी।